ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है उसमें। अब हम लोग रॉड का शेप में थोड़ा सा बदलाव ला रहे हैं। मेरे पास ये एक रॉड है, ठीक है, ये फ्रस्ट्रम शेप का है। देखने में थोड़ा ऐसे लग रहा है लेकिन नियरली सिलिंड्रिकली है, बस थोड़ा सा रेडियस में बदलाव है। इस वाले पे एंड से मैं फोर्स लगा रहा हूं F, इस वाले एंड से मैं फोर्स लगा रहा हूं F। यहां पर जो लेंथ है दैट लेंथ इज इक्वल्स टू L। यहां पर जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू L। अच्छा, जो लेफ्ट वाले एंड का रेडियस है वो रेडियस है A, और राइट वाले एंड का जो रेडियस है वो रेडियस है B। यंग्स मॉड्यूलस जो है दैट इज इक्वल्स टू Y, ठीक है। अच्छा, एक चीज दे रखा है B माइनस A इज मच मच लेस देन L। B माइनस A इज मच लेस देन L, यानी वो नियरली सिलिंड्रिकल है, बस थोड़ा सा रेडियस में बदलाव है। ये एजम्पशन क्यों जरूरी है ये राइट नाउ मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये जब टॉपिक आगे बढ़ेगा और हम शेयर स्ट्रेस पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो मैं यहां पे बार बार क्यों कंसीडर कर रहा हूं, बार बार क्यों बोल रहा हूं, जो मेरा B माइनस A जो है वो मच लेस देन L है। तो मैं दोनों तरफ से FF अप्लाई कर दिया। सवाल अब ये है, कैलकुलेट इलॉन्गेशन इन दी रॉड। रॉड पर इलॉन्गेशन कितना है वो हमें निकालना है। अच्छा, इलॉन्गेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इलॉन्गेशन का फॉर्मूला में y इक्वल्स टू F बाई A अपॉन डेल्टा L बाई A। अब समस्या यहां पर ये है, जो मेरा एरिया जो है वो हर जगह पे वेरिएबल है, वो डेफिनेटली कांस्टेंट नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अब हमें इंटीग्रेशन का मदद लेना ही पड़ेगा। द रीजन बीइंग हमारा जो एरिया है वो अलोंग द लेंथ वेरी कर रहा है। तो मैंने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस दूरी पे हम एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेते हैं जिसका लेंथ है dx। यहां से x डिस्टेंस दूरी पे हम एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिए जिसका लेंथ कितना है dx। अच्छा, अब मान लो यहां का जो रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू r। यहां का जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल्स टू r। तो मैं रेडियस r कितना लिख सकता हूं? मैं रेडियस r कितना लिख सकता हूं बताओ? लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है? लॉजिक सुनो, इनिशियली लेंथ रेडियस है a, फाइनली जो रेडियस है वो है b। तो रेडियस में टोटल बदलाव कितना आया है? b माइनस a। कितने लेंथ के कारण आया है? l लेंथ के कारण। तो पर यूनिट लेंथ जो बदलाव आ रहा है रेडियस का वो कितना है? b माइनस a इंटू l। तो यहां से चालू करते हुए कितना लेंथ तक मैं गया हूं? x तक। तो टोटल रेडियस में बदलाव आएगा इतना। l लेंथ पे बदलाव होता है b माइनस a, यूनिटरी मेथड। l लेंथ पे बदलाव आता है b माइनस a, तो पर यूनिट लेंथ में बदलाव आएगा b माइनस a बाई l। तो x लेंथ पे बदलाव आएगा b माइनस a बाई l इंटू x। और इनिशियली है a, तो ये है बदलाव और ये है इनिशियल, तो ये मेरे पास आ जाएगा रेडियस r। राइट, समझना इस चीज को एक बार। ये वाला लिखने का टेक्निक बहुत सारी जगह पे हमारे काम आते हैं, तो इस चीज पे डेफिनेटली ध्यान दो। यहां पर जो फोर्स जो है, एक बात ध्यान देना, फोर्स विल बी सेम एवरीवेयर along the length, right?
अलोंग द लेंथ में कहीं पर भी जाऊंगा क्योंकि कहीं पर कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो मैं अगर ये dx टुकड़े के बारे में भी सोचूं तो ये dx टुकड़े के में भी दोनों तरफ ऑब्वियस सी बात है एफ फोर्स सी लग रहा है, राइट? इस पूरे के दौरान कहीं पर भी फोर्स में बदलाव आने का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, बॉडी स्टेशनरी है, तो हर पार्ट का फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो मैं यहां तक का सोचूं, यहां पे एफ है तो ऑटोमेटिकली यहां पर भी एफ होगा, और मैं यहां तक का सोचूं इधर एफ है तो ये भी ऑटोमेटिकली एफ जो है वो तो हमारा होना ही पड़ेगा। फोर्स पूरे लेंथ के दौरान कहीं पर नहीं बदलने वाला है। ओके, सो ये जो फोर्स एफ लग रहा है तो ड्यू टू फोर्स एफ लेट elongation in dx is equals to de। ये जो मेरा dx लेंथ है उस पर जो छोटा सा इलोंगेशन आएगा वो मान लो है de। तो सिंपल सी बात है, यंग्स मॉड्यूलस y इक्वल्स टू f बाई a इंटू de बाई dx, राइट? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू f अपॉन a, सॉरी de इक्वल्स टू f अपॉन a y इंटू dx। ये मेरे पास आ जाएगा de का वैल्यू। ओके, सो नाउ एरिया क्या होगा? रेडियस मैंने मान लिया r, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? de आ जाएगा f अपॉन पाई वाई आर स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू पुट कर दूं b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू dx। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? de। तो जो टोटल इलोंगेशन होगा, जो टोटल इलोंगेशन होगा डेल्टा एल, दैट विल बी नथिंग बट इस चीज का इंटीग्रेशन। तो कितना होगा? f बाई पाई वाई इंटीग्रेशन dx बाई b माइनस a बाई एल इंटू एक्स प्लस a का होल स्क्वायर। ये मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कहां से कहां तक? x का वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग विथ l। ओके, सो नाउ लेट b माइनस a बाई एल इंटू एक्स प्लस a, इसको z मान लो इंटीग्रेशन करने के लिए। तो क्या आ जाएगा? मैं डिफरेंशिएट क्या कर सकता हूं? ध्यान दो, b माइनस a बाई एल इंटू dx दैट इज इक्वल्स टू dz। सो dx में क्या आएगा? dz बाई दिस। dx में क्या आएगा? dz बाई दिस। तो नीचे ये वाला क्वांटिटी आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आने वाला है? तो मेरे पास ये आने वाला है डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल बाई पाई वाई बी माइनस ए। dx के लिए मेरे वाला चीज डिवाइड होगा इनटू dz बाई z स्क्वायर। अच्छा, z का लिमिट देखना पड़ेगा। अच्छा, x जब 0 था तो z का वैल्यू सिंपली a है, और x जब l होगा, मैं l पुट कर दूं, l इज गॉन, b माइनस a प्लस a, तो z का फाइनल वैल्यू है b। तो ये है मेरा डेल्टा एल का वैल्यू। अब सिंपल एक स्टेप का इंटीग्रेशन बचा हुआ है। 1 बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1 बाई जेड। सो सिंपली डेल्टा एल क्या आ जाएगा मेरे पास? एफ एल बाई पाई वाई बी माइनस ए 1 बाई जेड, दैट इज 1 बाई ए माइनस, मैंने माइनस से एक्सचेंज कर दिया, वो माइनस आएगा तो
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बदले लोअर माइनस अपर कर दिया मैंने, ठीक है। सो डेल्टा एल विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू FL बाई पाई बाई AB, ये आ जाएगा मेरे पास। नाउ B माइनस A कट, B माइनस A कट, तो डेल्टा L सिंपली कम्स आउट टू बी FL बाई Y इंटू पाई AB। डेल्टा L सिंपली कम्स आउट टू बी FL बाई Y इंटू पाई AB। पाई AB यहां पे इफेक्टिव एरिया की तरह काम हमारा कर रहा है, राइट। तो ये इस क्वेश्चन में कंसेप्चुअली कुछ भी नहीं था, मैंने इसमें कंप्यूटेशनल डिफिकल्टी जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने वेरिएबल एरिया का कॉन्सेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस किया। अदरवाइज क्वेश्चन में और कोई भी डिफरेंस डेफिनेटली हमारा नहीं था। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है मेरे पास? मेरे पास एक स्मूथ पुली है, मेरे पास M1 और M2 दोनों सेम लेवल पे है। ये वायर ऐसे ऊपर से घूम के आ रहा है। राइट नाउ दोनों सेम लेवल पे है और ये पुली को बहुत ही छोटा मान लेना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटा। ये जो लेंथ है वो है L। ये पूरा वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है AA, राइट। सो अब मैंने यहां से सिस्टम को रिलीज किया, यंग्स मॉड्यूलस Y मान लो, तो सिस्टम इज released from rest. So calculate elongation in the वायर का लेंथ में टोटल इलोंगेशन हमारा कितना होने वाला है वो चीज हमें निकालना है, राइट। यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है AA, यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है, दोनों तरफ का लेंथ जो है वो L है। कुछ भी मान लेना, M1 ग्रेटर देन M2, मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आंसर में। कोई भी एक तरफ एक्सीलरेट करेगा उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इंस्टेंट पे वायर का इलोंगेशन कितना होगा? डोंट कंसिडर द इलोंगेशन ड्यू टू mg, यानी मैंने इन दोनों को पकड़ के जितना इलोंगेशन होने देना था उतना होने दे दिया मैंने, ठीक है ना। जितना इलोंगेशन मतलब मुझे बेसिकली टेंसाइल फोर्स के कारण इलोंगेशन देखना है। कुल मिला के मुझे इलोंगेशन इन द वायर ड्यू टू टेंसाइल फोर्स। ओके, समझ में आया? ओके, तो अब इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा? अच्छा, कुछ तो मानना है, तो लेट M1 इज ग्रेटर देन M2। मान लेता हूं M1 ग्रेटर देन M2 है। तो अगर M1 ग्रेटर देन M2 है तो इन दैट केस क्या होगा? ध्यान दो, इस वाले M1 के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा टेंशन T और डाउनवर्ड फोर्स लगेगा M1G। अपवर्ड फोर्स लगेगा टेंशन T, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा M1G। तो मान लो इसका नीचे की तरफ एक्सीलरेशन जो है वो मेरा A है। सो M1G माइनस T दैट इज इक्वल्स टू M1A, राइट। एंड दूसरी तरफ से देखो, मैं M2 वाले ब्लॉक के लिए देखूं तो M2 वाले ब्लॉक के लिए सिंपल फंडा क्या है मेरे पास? टेंशन T ऊपर, M2G नीचे और एक्सीलरेशन A इसके लिए ऊपर की तरफ होगा। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं?
T minus M2G, that must be equals to M2A. तो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हुए सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, जो A होगा that will be M1 minus M2 by M1 plus M2 into G. ये मेरे पास एक्सीलरेशन हो जाएगा और ये एक्सीलरेशन को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं टू गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन T. तो टेंशन T विल बी नथिंग बट M1 इंटू G माइनस A. तो G माइनस A अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा, दिस 1 माइनस दिस बाई दिस इंटू G. सो M1 कट, तो मेरे पास आ जाएगा जो आना चाहिए भी था 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2. ये मेरे पास हो जाएगा टेंशन T. राइट, तो टेंशन T मेरे पास आ गया है. तो ये टेंशन T दोनों में लगेगा, तो मैं कहीं का भी एक वायर चुन लूं. इसका लेंथ है मान लो L1. ब्लॉक पे अगर टेंशन T लग रहा है तो ब्लॉक भी पलट के इसके ऊपर टेंशन T लगाएगा और वायर पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी अपवर्ड टेंशन T लगने वाला है. राइट, यहां पर भी टेंशन T लगने वाला है, यहां पर भी टेंशन T लगने वाला है. राइट, लेंथ है L1, यंग्स मॉड्यूलस है Y, क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना A. सो डेल्टा L1 क्या लिख सकता हूं मैं, FL1 बाई AY. ओके, समझ में आया. और दूसरे वाले वायर के लिए सिमिलरली लेंथ L2 मान लो कुछ, टेंशन TT, तो डेल्टा L2 यहां पर आ जाएगा FL2 बाई AY. तो ये वाले लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा FL1 बाई AY, डेल्टा L2 आ जाएगा FL2 बाई AY. जो टोटल इंक्रीमेंट आएगा, तो टोटल इंक्रीमेंट इन लेंथ कितना आएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू डेल्टा L, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 FL बाई AY इंटू L1 प्लस L2. अच्छा ध्यान देना, इनिशियली पूछना ही बिल्कुल जरूरी नहीं है. L1 प्लस L2 तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. प्रैक्टिकली वो इलोंगेशन भाड़ में जाने दो, वो तो बहुत कम होता है. 1 मीटर के रॉड में, वायर में हार्डली 1 मिलीमीटर का इलोंगेशन होगा. यंग्स मॉड्यूलस का जो वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर 8, 11 इस टाइप के ऑर्डर में होता है. तो उस पर तो बिल्कुल भी ध्यान मत देना, वो बहुत ही ज्यादा छोटा इलोंगेशन होता है, उसको हम प्रैक्टिकली नजरअंदाज कर सकते हैं. y1 प्लस y2 का टोटल वैल्यू तो कांस्टेंट, L1 प्लस L2 का टोटल वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, 12. सो क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा L, F का वैल्यू क्या है, दैट इज टेंशन, कितना 2M1 M2 G बाई M1 प्लस M2 AY इंटू 12. तो यहां पर 4 कर दो इंटू L, सो दैट इज द, और ये वाला जो इलोंगेशन है रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट टिल M2 हिट्स द पुली. जब तक ना M2 पुली को हिट कर दे तब तक ये वाला वैल्यू जो रहेगा इलोंगेशन का वो डेफिनेटली हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला है. उस पे किसी भी प्रकार का कोई बदलाव संभव नहीं है. ओके, आई होप दिस एनालिसिस इज अंडरस्टूड, राइट. ओके दोस्तों, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्या है इसमें,
अब इसमें हम थोड़ा सा बदलाव लाने वाले हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी प्रोफाइल के होने वाले हैं। मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड का मास जो है दैट इज इक्वल्स टू m। मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड का मास है m, इसका लेंथ है l, क्रॉस सेक्शनल एरिया है a और यंग्स मॉड्यूलस है y। ये वर्टिकली क्लैम्प्ड है, g मेरा इस डायरेक्शन में है, इस रॉड को मैंने लटका के छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है mg इसको पुल करेगा डाउनवर्ड। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द elongation in the rod due to its own weight, due to its own weight। अपने खुद के वेट के कारण इसमें इलोंगेशन कितना होने वाला है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन के साथ पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे उसका फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, ये एक नया प्रोफाइल है, मैं अब इंट्रोड्यूस किया हूं, ठीक है। ध्यान दो क्या है मेन डिफरेंस। यहां पे हर पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो वेरी करेगा। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हियर stress will vary along the, इसके पूरे लेंथ के दौरान जो स्ट्रेस है वो डेफिनेटली हमारा वेरी करने वाला है। उसका रीजन समझो। मैं अगर यहां पे रॉड को वापस देखता हूं एक बार, मैं कोई भी अगर यहां पे टुकड़ा ले लेता हूं, x दूरी से कोई भी एक टुकड़ा ले लेता हूं, इसका ऊपर वाले पार्ट डेफिनेटली इस पे कोई स्ट्रेस पैदा नहीं कर सकता है। जो भी स्ट्रेस पैदा होगा वो केवल और केवल इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसी के कारण होगा। यानी ये अगर मेरा dx लेंथ का है तो स्ट्रेस ऑन द dx एलिमेंट will be due to x पार्ट ओनली, क्योंकि mg मेरा डाउनवर्ड काम कर रहा है तो इसका ऊपर वाला हिस्सा कुछ भी करके इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लगा सकता है। dx को जो खींचना चाह रहा है वो तो डाउनवर्ड केवल इतना ही पार्ट हमारा खींचना चाह रहा है, हाँ कि ना। तो ये वाले dx टुकड़े के ऊपर अगर मैं फोर्स देखूं तो ये वाले dx टुकड़े के ऊपर जो फोर्स लगेगा F, that will be simply equals to lambda xg when lambda is the mass per unit length। तो mass per unit length lambda कितना है, that will be simply equals to m by l, mass by the total length। तो जो फोर्स लगेगा इस छोटे से टुकड़े के ऊपर that will be simply equals to m g x by l। अब ऐसी बात है डाउनवर्ड ऐसे एच पुल हो रहा है, ऊपर थोड़ा सा मान सकते हो, थोड़ा सा कम होगा बट प्रैक्टिकली वो एफ रहेगा। राइट
नाउ ड्यू टू एफ, ये जो मेरा एफ है उसके कारण इलॉन्गेशन, ड्यू टू एफ इलॉन्गेशन इन डीएक्स एलिमेंट, क्या लिख सकता हूं मैं? जो मेरा डीएक्स एलिमेंट होगा उस पर इलॉन्गेशन में क्या लिख सकता हूं? वो सिंपली लिख सकता हूं, उसको मान लो डीई, तो डीई विल बी इक्वल्स टू एफ एल, एल यहां पर डीएक्स है अपॉन ए वाई, ये मेरा इलॉन्गेशन आएगा डीई। सो डीई विल बी एम जी बाई ए वाई इंटू एक्स डीएक्स, ये मेरा डीई आएगा। तो जो मेरा टोटल इलॉन्गेशन होगा ई, दैट विल बी द डेल्टा एल, दैट विल बी एम जी, सॉरी यहां पे मैंने एल भूल गया, एल मिस किया मैंने, सॉरी, एम जी बाई ए एल वाई इंटीग्रल एक्स डी एक्स, एक्स वेराइज फ्रॉम 0 to L, तो सिंपली डेल्टा एल मेरे पास क्या आ जाएगा? एम जी बाई ए एल वाई इंटू एल स्क्वायर बाई 2. So what I get is delta L equals to mgl by 2ay, ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा ए, द टोटल इलॉन्गेशन इन द लेंथ ऑफ द रॉड, टोटल इलॉन्गेशन इन द लेंथ ऑफ द रॉड, जहां पर रॉड का खुद के पास मास है। तो जब बॉडी के खुद के अंदर मास आ जाएगा तो वहां पे हमारा जो स्ट्रेस होगा वो हम कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरिएबल, और वो वेरिएबल होने के कारण ऑब्वियस सी बात है हमें इंटीग्रेशन का मदद क्वेश्चन में लेना ही पड़ेगा। तो इस प्रोफाइल में अब एक दूसरा क्वेश्चन देखता हूं, ध्यान दो, लगभग सिमिलर प्रोफाइल का है। ये एक स्मूथ सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ जो है वो है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू A, रॉड का जो मास है दैट इज इक्वल्स टू M, रॉड का जो मास है दैट इज इक्वल्स टू M, इसका यंग्स मॉड्यूलस जो है दैट इज इक्वल्स टू Y, राइट। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया F, यहां पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया F, सो ऑब्वियसली बात है ये फोर्स अप्लाई होने के कारण यहां पर हमारा जो रॉड है वो हमारा एक्सीलरेट करेगा। तो कैलकुलेट टोटल इलॉन्गेशन, कैलकुलेट टोटल इलॉन्गेशन इन द रॉड, रॉड में टोटल कितना इलॉन्गेशन हमारा होने वाला है। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर भी वी आर गोइंग टू एनकाउंटर अ वेराइंग स्ट्रेस अलोंग द लेंथ। इस पॉइंट पे स्ट्रेस मैक्सिमाइज होगा, इट विल बी F बाई A, और एकदम जो एंड वाला पॉइंट है वहां पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, वहां पर जो हमारा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। सो अगेन अ वेराइंग स्ट्रेस, again we are going to encounter a varying stress along the length,
ओके, समझ में आया? तो अब ध्यान दो, तो एक्सीलरेशन ए कितना होगा? दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू एफ बाई एम। इंटीग्रेशन का मदद तो हमें डेफिनेटली लेनी ही पड़ेगी। सो यहां पर फोर्स अप्लाई हुआ है एफ, तो मान लो मैं यहां से x दूरी पे एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूं ऑफ लेंथ dx। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो स्ट्रेस पैदा करने वाला फोर्स होगा इस डायरेक्शन में एफ डैश, एंड ऑब्वियसली इधर की तरफ से देखूंगा इट विल बी स्लाइटली लोअर, बट इट इज प्रैक्टिकली एफ डैश। एफ डैश माइनस डी एफ होगा, बट भाड़ में जाए, इज प्रैक्टिकली एफ डैश। अच्छा, अब ये एफ डैश जो है उसका वैल्यू कितना होगा? राइट, यानी डीएक्स टुकड़े पे जो स्ट्रेस पैदा करने वाला फोर्स है वो हमारा एफ डैश है। अब ये एफ डैश का वैल्यू कितना होने वाला है वो हम कैसे निकालेंगे? काफी आसान है, समझो। अगर मैं केवल और केवल इतने पार्ट का ही फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में समझूं, केवल इतने पार्ट का ही अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में समझूं, तो एफ डैश इज द ओनली एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, ये वाला एफ डैश पे ध्यान देना, ये सिस्टम के अंदर का हिस्सा है, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये एफ डैश जो है वो इतने पार्ट ऑफ मास को इतना एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है जिसका वैल्यू कितना है? एफ बाई एम। सो ये जो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है इसका जो मास है स्मॉल m, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, एंड लैम्डा इज नथिंग बट कैपिटल एम एक्स बाई एल, राइट? सो एफ डैश का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं? एम एक्स बाई एल इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज एफ बाई एम, दैट इज एफ एक्स बाई एल। तो ये है स्ट्रेस पैदा करने वाला फोर्स। और अब ये dx वाले टुकड़े पे एक बहुत छोटा सा इलॉन्गेशन होगा जिसका वैल्यू मान लो है de। तो मेरे पास de का वैल्यू क्या आने वाला है? de will be simply equals to f dash into x, सॉरी dx, l की तरह काम यहां पे कर रहा है, dx by a into y, that is a Young's modulus, right? So क्या आ जाएगा मेरे पास? de is equals to fx by lay into dx। ये मेरा इलॉन्गेशन होगा de। सो डेल्टा एल एफ बाई एल ए वाई इंटीग्रल एच डी एक्स, एक्स वेराइज फ्रॉम 0 to l। ये कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई 2। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा ए एल मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ एल बाई 2ay। अरे ध्यान देना, इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है। अगर मैं ये फोर्स को सिंपली सेंटर ऑफ मास से लगा देता, यानी mg को मैं यहां पे सेंटर ऑफ मास से लगाता, तो इफेक्टिव रॉड का लेंथ मेरा l/2 ही होता, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में तो कोई स्ट्रेस नहीं लगता, जो भी लगता ऊपर वाले पार्ट में लगता, तो भी हम उसी आंसर में पहुंच जाते। यहां पे भी ये फोर्स को इधर के बदले अगर मैं सेंटर ऑफ मास से मान लेता हूं तो भी मेरा आंसर यहां पे मैच कर जाएगा। बट यहां पे हम लकी हैं जो हमारा लैम्डा कांस्टेंट है। अगर हमारा लैम्डा वेरिएबल होगा तो इन दैट केस इंटीग्रेशन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगले क्वेश्चन में हम वही देखेंगे जो अगर मान लो हम एक सर्कुलर मोशन लेते हैं
तो इन दैट केस इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो सेंटर ऑफ मास वगैरह का फंडा में नहीं देने वाला हूं, भूल जाओ उसे। ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा बेसिक से ही डिराइव करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है मेरे पास? मेरे पास ये है, मेरे पास एक रॉड है, ये वाले पॉइंट पे हिंज किया हुआ है, ये एक हॉराइजेंटल प्लेन पे घूमेगा, ये एक हॉराइजेंटल प्लेन में घूमेगा सर्कुलरली। जी ऐसा है, ठीक है, जी का कोई इफेक्ट नहीं है, स्मूथ हॉराइजेंटल प्लेन जो है वो भी मेरा स्मूथ है। अब ये वाले जो हमारा मास है वो है मेरा m, ठीक है। लेंथ जो है वो ले लो l, क्रॉस सेक्शनल एरिया a ले लो, यंग्स मॉड्यूलस y ले लो। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने ओमेगा नॉट से घुमा दिया, पूरा रॉड को मैंने ओमेगा नॉट से घुमा दिया। और अब क्या है मेरे पास, यहां पर मैं डिस्टेंस डिफाइन कर रहा हूं r। तो क्वेश्चन का दो पार्ट है, फाइंड t एज, ये मुझे नहीं निकालना ही पड़ता, मुझे स्ट्रेस निकालने के लिए, क्योंकि यहां पर स्ट्रेस वेराइंग होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। एकदम एंड पे मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होगा, ये वाले हिंज पे मैक्सिमाइज होगा। थ्रू आउट द लेंथ सेंट्रीपिटल फोर्स वेरी करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वही तो हमारा मेन स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग फोर्स है। सो फाइंड टी एज अ फंक्शन ऑफ आर, एंड दूसरा कैलकुलेट टोटल इलोंगेशन। कुल मिला के यहां पर इलोंगेशन कितना होने वाला है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? लेट्स सी, लेट्स ट्राई। क्या करें, ध्यान दो, अच्छा आर दूरी पे अगर मैं ऐसे करके काटता हूं तो यहां पर जो टेंशन लगेगा ये बाकी वाले पार्ट पे इस तरफ लगेगा। ये टी ही तो वो फोर्स है जो इतने पार्ट का गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है हमारा रॉड का, इस रॉड का घूमने के लिए जितना भी सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है वो तो डेफिनेटली टेंशन टी प्रोवाइड करेगा। यानी पूरा रॉड का सेंट्रीपिटल फोर्स ये वाले हिंज पे जो रिएक्शन फोर्स है उसी को हमें डेफिनेटली प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसके अलावा और तो कोई बॉडी है ही नहीं जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर पाए। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हियर कट अ स्मॉल स्ट्रिप। तो ये वाले स्ट्रिप का जो मास हो जाएगा दैट विल बी लैम्डा dx, जहां पे लैम्डा जो है वो है मेरा m/l, राइट, सॉरी स्मॉल m। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास लैम्डा dx। तो इसके गोल घूमने के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा df, दैट विल बी लैम्डा ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx, dm ओमेगा स्क्वायर r यहां पर x है dm वाले टुकड़े के लिए, तो df जो होगा वो कितना होगा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर x dx। सो जो टोटल टेंशन होगा T, दैट विल बी लैम्डा ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रल x dx व्हेन x वेराइंग फ्रॉम r to l। यानी यहां पे r डिस्टेंस से चालू करके l डिस्टेंस तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिससे मेरे पास टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। सो टेंशन T मेरे पास आ जाएगा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
ये मेरे पास आ जाएगा टोटल टेंशन T एज अ फंक्शन ऑफ R। और ये टेंशन जो है, अब अगर मैं R दूरी पे एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूं, ये dr पे जो स्ट्रेस होगा वो तो हमारा टेंशन के कारण ही होगा, हाँ कि ना। और इस dr पे एक छोटा सा इलॉन्गेशन अब हम मान लेते हैं de। तो de का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट T dr by ay। So that will be equals to lambda omega square by 2ay L square minus R square into dr. So delta L equals to m omega square by 2ayl L square minus R square dr, यहां पे R वेराइज फ्रॉम 0 to L, मेरे पास ये आ जाएगा। सो डेल्टा L m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2ayl L स्क्वायर इंटू dr क्या आ जाएगा, dr का इंटीग्रेशन सिंपली R आएगा। So it will be L cube minus R square dr क्या आएगा मेरे पास, R cube by 3 0 to L, it will be simply equals to L cube by 3। तो जो टोटल इलॉन्गेशन होगा that will be m omega square by twice ayl into 2L cube by 3। तो मेरे पास नेट जो इलॉन्गेशन आएगा डेल्टा L दैट इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 3 टाइम्स ay। ऑब्वियसली यहां पर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई कर दें तो उसके बाद डेफिनेटली ये सेम नहीं आने वाला है, तो यहां पर हम सेंटर ऑफ मास अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में मैं वो सारे प्रोफाइल डिस्कस किया हूं जहां पर क्या है, मेरे पास स्ट्रेस जो है वो हमारा लेंथ के अलोंग वेरी करे, यानी हमारे रॉड में अगर मास हो, इलास्टिक रॉड में अगर मास हो, तब किस तरीके से इसे हैंडल करेंगे उसके बारे में हमने यहां पर चर्चा की है। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे, जेनरिक अभी तक जो हमने पढ़े हैं उसके ऊपर बेस करते हुए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। क्या है इस क्वेश्चन में, क्या बोला है, जो मेरे पास एक मासलेस वायर है, ये जो मासलेस वायर है इसका लेंथ है L, ठीक है। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A, और इसका जो मटेरियल है उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस है Y, ठीक है। मैंने क्या किया, अब यहां के मिड पॉइंट से मैंने एक मास mg को हैंग कर दिया, मैंने एक मास m को हैंग कर दिया, g इस डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा वायर जो होगा वो वायर मेरा इस तरीके से आ जाएगा, ये कुछ डिप्रेस हो जाएगा। तो ये दोनों को मैं लगभग लीनियर मानते हुए ये वाला एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूं, बाय सिमेट्री ये वाला एंगल भी मेरा अल्फा ही बनने वाला है। तो सवाल यह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, राइट। तो मैं किस तरीके से निकालूं उस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। क्या है मेरे पास,
मेरे पास यहां पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, और यहां पर मान लो टेंशन है T, यहां पर मान लो टेंशन है T, राइट? समझ में आया? अगर मैं टेंशन को दो कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर लूं तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना, टेंशन का ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल आउट करेगा और ये दोनों कंपोनेंट साथ में जुड़ेगा। ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं 2t sin alpha that will be equals to mg, 2t sin alpha that must be equals to mg, right? So टेंशन T मेरे पास आ जाएगा mg by 2 sin alpha। बाय द वे ध्यान देना, लॉजिकल बात यही है, जो स्टील का वायर है मान लो, इलोंगेशन बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। सो एक प्रैक्टिकल बात तो ये है, अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा का जो वैल्यू है वो हम एक्सट्रीमली छोटा मान सकते हैं, राइट? अच्छा, अब इस आधे टुकड़े का पहले का और बाद का सिनेरियो हम अगर कंपेयर करें, ये वाला लेंथ है L/2 और ये वाला एंगल है अल्फा, तो ये जो लेंथ आएगा वो लेंथ कितना आएगा? दिस इज द हाइपोटेनियस। सो सिंपल सी बात है, ये लेंथ आएगा L/2 sec अल्फा। तो ये वाला लेंथ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है डेल्टा L, दैट कैन बी सिंपली कंसिडर्ड एज L/2 इंटू sec अल्फा -1। ये इस लेंथ का इंक्रीमेंट है। अगर मैं फोर्स के बारे में कंसिडर करूं तो इधर से टेंशन लग रहा है T, वायर पे कोई मास नहीं है, सो ऑब्वियस सी बात है इधर से भी जो टेंशन लगना चाहिए वो मेरा T ही लगना चाहिए। तो ये जो टेंशन है T, यही तो रिस्पॉन्सिबल है ये वाला इलोंगेशन के लिए। यंग्स मॉड्यूलस Y है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, जो मेरा जो डेल्टा L है that will be equals to TL/2 into AY, right? So L/2 into sec alpha -1 T mg by 2 sin alpha L/2 AY. So now L/2 cancels, right? Okay, तो 2 sin alpha into sec alpha -1, जो 2 को भी इधर रख देता हूं, mg by 2 AY में बस ये आ जाएगा। एग्रीड? अब इसको सॉल्व कैसे करूं? ध्यान दो, इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू mg बाई 2AY, राइट? So sin alpha by cos alpha is tan alpha, and 1 minus cos alpha can be simply considered as 2 sin square alpha by 2, and that will be equals to mg by 2AY। मेरे पास ये आ जाएगा। सो
मेरे पास ये आ जाएगा tan अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू mg अपॉन 2ay, राइट। नाउ सिंपल सी बात है, अल्फा इज मॉल, अल्फा इज मॉल, तो tan अल्फा is approximately equals to alpha and sin alpha by 2. Sorry, I made a mistake. Sorry, यहां पर 4 आएगा. Sorry. And sin alpha by 2 can be approximated as alpha by 2. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इसको अगर मैं सॉल्व करूं, alpha into अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर इज mg बाई 4ay. तो सिंपल सी बात क्या है, अल्फा क्यूब बाई 4 इक्वल्स टू mg बाई 4ay. ये मेरे पास आ जाएगा. सो अल्फा सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट, mg बाई ay टू द पावर 1/3. ये मेरे पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, राइट। जो हमारा अल्फा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, mg बाई ay टू द पावर 1/3. यहां पर एक बात हमें ध्यान रखना है, this is computed in radian. This is computed in radian. तो काफी आसान सवाल है, हम देख सकते हैं. वैसे इलास्टिसिटी वगैरह में क्वेश्चंस आसानी होते हैं, इनमें क्वेश्चन ज्यादा टफ करने का कोई गुंजाइश है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर की जो औकात है वो काफी कम है, ठीक है. मैकेनिक्स वगैरह में जो कितना भी वेरिएशंस आ सकते हैं, इलास्टिसिटी में वेरिएशन लाने का जो स्कोप है दैट इज रियली प्रीटी स्मॉल. ओके ओके, सो ये है मेरा पहला क्वेश्चन. अब और एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसके रिगार्डिंग. क्या है मेरे पास, यहां पर क्या है, जो मेरे पास एक दो वायर्स है इस तरीके से, ओके. इसका लेंथ L है, इसका लेंथ भी L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. चलिए A1 और A2 ले लेते हैं, कोई ना. A1 और A2 है एरिया. इसका यंग्स मॉड्यूलस जो है मटेरियल का वो है Y1, इसका जो यंग्स मॉड्यूलस है वो है Y2. ये प्रैक्टिकली दोनों एंड पे ही लगा हुआ है. ये वाला जो लेंथ है वो हम D ले लेते हैं, ठीक है. ओके, ये वाला जो रॉड है ये मासलेस है. अब क्या है, मैंने यहां से x डिस्टेंस दूरी पे एक मास m को लटकाना चाहता हूं. ठीक है, इनिशियली ये हॉरिजॉन्टल था, ये वायर्स, ये रॉड, सब कुछ मासलेस है. मैंने यहां से एक मास m को लटकाया, राइट. तो कैलकुलेट x सच दैट द रॉड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल. Calculate x such that the rod remains horizontal. तो रॉड को अगर मुझे इनिशियली हॉरिजॉन्टल है और बाद में भी मुझे अगर हॉरिजॉन्टल रखना है, तो सिंपल सी बात है, उसका एक ही तरीका है, जो दोनों के दोनों जो वायर है मेरा लगा हुआ है, उन दोनों पे इलोंगेशन हर हाल पे सेम होनी चाहिए. मतलब मैं क्या बोल रहा हूं,
the elongations in both the wires must be same. The elongations in both the wires must be same. That means हमारे दोनों में इक्वल स्ट्रेन आना चाहिए, हमारे दोनों के दोनों में इक्वल स्ट्रेन आना चाहिए। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस। तो अब ध्यान देना, मैं जैसे यहां पे m को लटकाऊंगा, यहां पर मेरा mg होगा, दोनों में टेंशन क्रिएट होंगे। ये T2 है और ये T1 है, राइट? तो सिंपल सी बात है, पहले वाले पे स्ट्रेन कितना होगा, इस वाले पे स्ट्रेन कितना होगा? सिंपली स्ट्रेस इज T1 by A1 by यंग्स मॉड्यूलस Y1, और दूसरे वाले पे स्ट्रेन क्या होगा? T2 by A2 by यंग्स मॉड्यूलस Y2। ये पहले वाले पे स्ट्रेन है, ये दूसरे वाले पे स्ट्रेन है। अब ये दोनों स्ट्रेन डेफिनेटली मेरा इक्वल होना चाहिए, तभी तो रॉड मेरा हॉराइजेंटल रहेगा। स्ट्रेन अगर सेम नहीं हुआ, इनिशियल लेंथ सेम है तो बेसिकली स्ट्रेन सेम है, राइट? यानी कुल मिला के इलॉन्गेशन अगर सेम नहीं होगा तो रॉड डेफिनेटली मेरा हॉराइजेंटल नहीं रह सकता है। ओके, सो ये मेरे पास रिलेशन आ गया है। सो मेरे पास यहां से एक चीज आ गया है, जो T1 by T2 मस्ट बी इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास? A1 Y1 by A2 Y2। मेरे पास ये आ जाएगा, राइट? ये रिलेशन होना जरूरी है। अब T1 और T2 का रेशियो मैं कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल तरीका है, सोचो। टॉर्क बैलेंस किस पॉइंट के अबाउट करूं? देखो, मुझे T1 और T2 का वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए T1 और T2 का रेशियो। सिंपल सी बात है, सबसे आसानी से अगर सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? यहां पर पॉइंट लो P और इसके ऊपर टॉर्क बैलेंस कर दो। रॉड ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है, इस रॉड के ऊपर फोर्सेस क्या है? डाउनवर्ड mg, राइट? T1 T2, जहां पर mg कनेक्टेड है वहीं पर अगर हम टॉर्क बैलेंस करें तो ध्यान देना, ये डिस्टेंस है d माइनस एक्स। अबाउट P देयर मस्ट बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। P पॉइंट के अबाउट हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, हाँ कि ना? यानी सिंपल सी बात है, जो टॉर्क अबाउट पॉइंट P मस्ट बी जीरो। ना mg तो उसी पॉइंट के थ्रू पास कर रहे हैं, तो उसका टॉर्क तो पहले से ही जीरो है। अब हमें केवल T1 और T2 का टॉर्क देखना है। तो T1 और T2 का टॉर्क अगर मैं देखूंगा, T1 इंटू d माइनस एक्स, ये मेरा कैसा टॉर्क है? ये है मेरा क्लॉकवाइज टॉर्क, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू T2 का टॉर्क, जो कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो ये दोनों हमारा टॉर्क इक्वेट करना चाहिए T2 इंटू एक्स, राइट? तो T1 बाई T2 क्या आएगा मेरे पास? T1 बाई T2 d माइनस एक्स बाई एक्स, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू A1 Y1 प्लस A बाई A2 Y2। अब इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, दोनों तरफ +1 से ऐड कर दो, ठीक है? तो +1 अगर मैं ऐड करूंगा तो इधर आ जाएगा d बाई एक्स
यहां पे आ जाएगा a1y1 प्लस a2y2, right? And simply we can say that x equals to d into a2y2 by a1y1 plus a2y2. So basically it's a question of torque balancing. अच्छा, अगर कोई हमें इक्वल स्ट्रेस बोलता तो हम क्या करते, कहां पे रखना है? तो स्ट्रेस अगर इक्वल होना चाहिए तो सिंपली दोनों में टी होना चाहिए था, तो दोनों टेंशन का वैल्यू आ जाता, राइट? उसके बाद इक्विलिब्रियम होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मैं सिंपली क्या करता, टॉर्क बैलेंस कर देता, तो भी मेरे पास आंसर आ जाता, राइट? सॉरी, स्ट्रेस इक्वल करना है तो मतलब टी बाई ए जो है वो इक्वेट करना है, तो दोनों टेंशन का वैल्यू तो आ ही जाएगा वर्टिकल फोर्स बैलेंस से, दोनों टेंशन का वैल्यू आ जाएगा T1 प्लस T2 मस्ट बी mg, और उसके बाद T1 बाई A1 मस्ट बी इक्वल टू T2 बाई A2, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, दोनों टेंशन का वैल्यू आ जाएगी, और अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो, तब भी मेरे पास वो कंडीशन आ जाएगा जो कि हमारा रॉड में लगाने के बाद दोनों वायर्स पे जो हमारा स्ट्रेस हो वो इक्वल हो. दिस इज अ कंडीशन फॉर द इक्वल स्ट्रेन. ओके, तो अच्छा, इस पॉइंट के बाद मैं अब एक चीज डिफाइन करने वाला हूं जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराऊंगा. एक इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेकिंग स्ट्रेस. नाउ व्हाट इज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस? The maximum stress that a body can withstand is called breaking स्ट्रेस. एक बॉडी बिना टूटे जितना मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है उसको हम बोलते हैं उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस. ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक रॉड है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है सिग्मा एम, इसका मास है एम, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, डाउनवर्ड जी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है. तो सवाल आ सकता है जो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम length of rod, what can be the maximum length of rod for which it will not break due to its own weight? अपने वेट के कारण ही अपने आप ना टूट जाए, उसके लिए इसका मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है? अच्छा, बाय द वे, रॉड के अलोंग मैक्सिमम स्ट्रेस डेफिनेटली एट द पॉइंट ऑफ कनेक्शन होगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पर अब पूरा का पूरा बॉडी का फोर्स लग रहा है. अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं टूटेगा तो और कोई पॉइंट पे टूटने का सवाल तो पैदा होता ही नहीं है, राइट? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा ये पूरा का पूरा बॉडी का जो mg है उसके साथ इक्वल होगा. तो यहां पर मान लो फोर्स है F, सो F मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्डा LG, राइट? एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा स्ट्रेस आएगा, दैट स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा LG अपॉन A.
जो स्ट्रेस आएगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्डा एल जी अपॉन ए, और ये जो स्ट्रेस होगा लैम्डा एल जी बाई ए दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू सिग्मा एम, तो एल मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू ए सिग्मा एम बाई लैम्डा जी। जो मैक्सिमम लेंथ हमारा हो सकता है वो है ए सिग्मा एम बाई लैम्डा जी। तो ये हमारा है ब्रेकिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चंस करते करते मैंने एक स्ट्रेस इंट्रोड्यूस किया, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब इसके ऊपर भी एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ओके दोस्तों, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है उसमें। मान लो हमारे पास एक वायर है ऑफ लेंथ एल, एरिया है ए, ये है वाई, ठीक है। इसमें कोई मास नहीं है, ये एक हॉराइजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, यहां पर मास है एम, और अब मैंने इसको रोटेट करवा दिया बाय एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा नॉट। यहां पर इसको मैंने रोटेट करवा दिया बाय एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा नॉट। तो इस वायर का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इस वायर का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा एम। कैलकुलेट ओमेगा नॉट का मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा नॉट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होने वाला है वो हमें निकालना है। तो अब क्या करना है, यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर जो टेंशन लगेगा वो मान लो है टी, यहां पर जो टेंशन लगेगा वो मान लो है टी, राइट। मास एम, रेडियस एल पे घूम रहा है, तो ये जो टेंशन टी है वो हमारा क्या करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो टी मस्ट बी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल, और यही टेंशन पूरे के पूरे वायर में स्ट्रेस पैदा करेगा। तो स्ट्रेस जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू टी बाई ए, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई ए। हाँ कि ना, अंडरस्टूड। सो सिंपल सी बात है, दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू सिग्मा एम। In short, omega naught square must be less than or equals to a sigma m by ml. So omega naught must be less than or equals to a sigma m by ml to the power half. ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं थी। तो अब एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक रिंग, मेरे पास है एक रिंग, ठीक है। इसके रिंग का जो मटेरियल है उसका डेंसिटी दे रखा है रो, ये रेडियस दे रखा है आर, इसका यंग्स मॉड्यूलस है वाई, इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा है, कितना है दे नहीं रखा है, शायद जरूरत ना पड़े, ठीक है। और इसको मैं दे रखा हूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, राइट। इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा एम, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा एम। तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेट ओमेगा नॉट, इसका मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, मैं जैसे ही इसको वायर को घुमाऊंगा तो ये वाला वायर जो है वो ऐसे इलोंगेट होने का कोशिश करेगा,
राइट। पहले एक चीज मैं निकालने के लिए बोल सकता हूं, तो बताओ बेटा डेल्टा आर कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटा सा लेंथ से इलोंगेट तो करेगा ही। तो व्हाट विल हैपन, मैं जैसे ही घुमाऊंगा हर पार्टिकल बाहर की तरफ फेंकना चाहेगा, तो पूरा का पूरा जो हमारा वायर फ्रेम है वो हमारा इस तरीके से बाहर की तरफ खिंचाव झेलेगा, और खिंचाव झेलने के कारण सिंपल सी बात है, ये रॉड, ये वायर जो है वो हल्का सा इलोंगेट डेफिनेटली होने वाला है। वो इलोंगेशन कितना होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। वी विल ट्राई, लेट्स सी। इसको एनालाइज करने के लिए सिंपल तरीका ये है, जो मैंने एक बहुत छोटा टुकड़ा काट लिया और वो टुकड़े को अब मैं बड़ा करके देख रहा हूं। ठीक है, वो टुकड़े को अब मैं बड़ा करके देख रहा हूं। सो अब क्या है मेरे पास, यहां पर टेंशन है मान लो टी, यहां पर टेंशन है मान लो टी, राइट। समझ में आया। रेडियस बहुत स्मॉल अमाउंट से बढ़ता है बाय अमाउंट ऑफ डी आर। ठीक है, मान लो ये यहां पर सेंटर पे एंगल जो बनाता है वो है डी थीटा, सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो मान लो है डी थीटा। तो दोनों तरफ डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू है। इसका जो टुकड़े का लेंथ है राइट नाउ वो है आर डी थीटा। तो रेडियस इंक्रीजेस बाय डी आर, ये चीज मान लेते हैं। और रेडियस जो इंक्रीज करेगा वो इंक्रीज करेगा बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट इज इक्वल्स टू डी आर। सो अब मैं अगर इस टेंशन को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं, कुछ इस प्रकार का आएगा। मास पर यूनिट लेंथ को मैं अगर लैम्डा बोलता हूं, बाय द वे ध्यान देना, लैम्डा विल बी नथिंग बट रो इनटू ए। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज रो, राइट, into the cross sectional area will give me the lambda, that is the mass per unit length lambda. Try to understand. ठीक है, ये जो है वो मेरा सिंपल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, राइट। तो यहां पर जो ये टेंशन में ये डी थीटा बाई टू, सो दिस इज ऑल्सो डी थीटा बाई टू, दिस इज डी थीटा बाई टू। तो 2t इंटू साइन डी थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। मेरे पास ये आएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसी को तो सेंटीमीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t इंटू डी थीटा, साइन डी थीटा बाई टू को मैं प्रैक्टिकली लिख सकता हूं डी थीटा बाई टू, टू टू कट, एंड dm कैन बी सिंपली रिटन एज लैम्डा आर डी थीटा ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर, राइट। सो नाउ डी थीटा इज कैंसल्ड, सो मेरे पास ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा टेंशन, राइट। तो स्ट्रेस क्या आएगा, स्ट्रेस क्या आएगा, स्ट्रेस विल बी सिंपली इक्वल्स टू T बाई A, दैट इज लैम्डा बाई A आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, दैट इज रो ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये मेरे पास स्ट्रेस आएगा, एंड ये स्ट्रेस जो है वो हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम होना चाहिए। सो दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू सिग्मा m. So omega naught must be less than or equals to sigma m by rho r square. तो omega naught must be less than or equals to 1 by r sigma m by rho. ये मेरे पास ओमेगा नॉट का वैल्यू आ गया। तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिए हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। इसके अलावा अगर हमें कोई रेडियस में चेंज पूछे तो सिंपल सी बात है, रॉड अगर रेडियस अगर इंक्रीज कर रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ डी आर, तो इसके करस्पॉन्डिंग
जो हमारा इलोंगेशन होगा दैट कैन बी कंसिडर्ड एज dr इंटू डी थीटा। सिंपल सी बात है, एंगल तो उतना ही बनाएगा, लेंथ कितना है r d थीटा, दिस इज द इलोंगेशन, राइट। तो सिंपल सी बात है, यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल्स टू t by a dr इंटू डी थीटा बाई r इंटू डी थीटा। ये मैं लिख सकता हूं। सो दिस इज गॉन। सो dr must be equals to tr by ay। नाउ t का वैल्यू मैंने निकाला हूं अभी लैम्डा r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू r by ay, and lambda by a is nothing but the density rho. So simply जो small increment in radius होगा dr, that will be rho omega naught square r cube by capital Y। जो एक बहुत ही ज्यादा छोटा क्वांटिटी है वो हम साफ साफ देख सकते हैं। dr को ही हम प्रैक्टिकली डेल्टा आर बोल सकते हैं। तो ये है हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। तो यंग्स मॉड्यूलस यानी लीनियर इलोंगेशन के रिलेटेड जो भी प्रोफाइल्स बन सकते हैं वो मैं डिस्कस कर दिया हूं। तो अब मैं नेक्स्ट प्रोफाइल की तरफ बढ़ूंगा जहां पे हम शेयर मॉड्यूलस यानी एरिया के अलोंग जो चेंज है उसकी तरफ ध्यान देने वाले हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।